नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं अपने चैनल के माध्यम से सीटेट, केवीएस, एनवीएस, एनीटेट की प्रिपरेशन कराती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। मॉर्निंग में आपको हमारे चैनल पे करेंट अफेयर्स और इवनिंग में सीटेट से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल होंगे। और आप इसकी पीडीएफ के लिए जितनी वीडियो अवेलेबल होती है उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये है एनसीईआरटी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री की चैप्टर है। ये हिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बुक के साथ विद स्पेशल नोट्स के साथ ही बना रखी है हमने। प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। और हाँ, पढ़ते हुए आप अपने तरीके से कोशिश करना कि नोट्स बनाएं, क्योंकि मैंने नोट्स शेयर नहीं किया इसलिए कि मैं चैप्टर के बीच में ही आपको मेन पॉइंट बता दूंगी। और मैं अगर नोट्स शेयर करती हूँ तो आपको हो सकता है आपके पास वो हमेशा अवेलेबल नहीं हो, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और देखते हुए जो नोट्स बनाएंगे वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होगी। तो YouTube के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने नोट्स से पढ़ाना बंद किया है। मैं बुक से पढ़ाऊंगी और मेन पॉइंट हाईलाइट करते हुए आपको बताऊंगी। जो आप वीडियो को देखते हुए नोट करने की कोशिश करना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हर जगह अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ आपको नेट पे मिल जाएगी, बट नोट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप पूरे बुक को रीड करते हो तो उसके बाद क्या होता है, जो पॉइंट को निकालते हो ना, वो आपका कीवर्ड होता है और कीवर्ड से बहुत सारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है, फिर भी मैं उसके बारे में कुछ शॉर्ट समरी 1-2 लाइन 10 लाइन मैं अपने मन से बता देती हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो उस पहले चैप्टर का नाम है कब, क्या, कब और कैसे। ठीक है, ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का है टॉपिक क्या है, कब, क्या, कब और कैसे, जिसमें आपको सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में बताया गया जो उत्तर पश्चिम इलाके में है। और सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन तथा भेड़ बकरी का पालन सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के निकट ही किया गया था। मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के उत्तरी भाग में चावल की खेती सबसे पहले आरंभ हुई थी। भारत के उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी भी कृषि के आरंभ का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये सारे सारांश है चैप्टर 1 के। सबसे पहले यूनानी और ईरानी सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस कहना शुरू किया था। सिंधु नदी के पूर्व इलाकों को इंडिया कहा गया है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख लेना। वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल में मैं ऐसे कुछ पॉइंट को आपको बता देती हूँ। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, जो भारत शब्द के बारे में कहा गया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। और भारत शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया। और कब किया गया, तो 3500 वर्ष पहले। ठीक है, लाखों वर्ष लोग पहले कहाँ रहते थे, तो नर्मदा घाटी में रहते थे। सिंधु नदी के तट पर नगरों का विकास कब हुआ है, तो 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ है, तो ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। कुछ और 2-4 लाइनें मैं आपको बता देती हूँ जो उसमें खास करके उपयोग किया गया। आखेटक के बारे में सब लोग इससे परिचित है, उसके बारे में यहाँ भी दिया गया एक वर्ड आया आखेटक। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो लोग जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें क्या है, जो लोग जानवरों का शिकार करते हैं उन्हें आखेटक कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपि थी फर्स्ट चैप्टर में। अतीत में लिखी हुई पुस्तकें जो हाथों से लिखी जाती थी क्या कहलाती है, तो पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपि का अंग्रेजी शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें मेन्यू का क्या अर्थ होता है, तो हाथ से लिखा। ठीक है, पांडुलिपियां प्राय कैसे लिखी जाती थी, तो तारपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज नामक पेड़ से की जो छाल होती थी उस पर लिखी जाती थी, क्योंकि उन छाल नष्ट नहीं होता था। अधिकतर पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। इनके अलावा तमिल और प्राकृत भाषा में का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय आम जनों की भाषा कैसी होती थी, तो प्राकृत होती थी। एक और वर्ड आया था अभिलेख फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में क्या कहा जाता है, ये एक ऐसा लेखा जो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके लिखे जाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। ये लिपियां अक्षरों और संकेतों की बनी होती हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। 1-2 लाइन और इंपॉर्टेंट है उसमें। आई थिंक इतिहास पढ़ने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है, तो स्रोत विधि होती है। जब कोई चीज हमारा स्रोत हमें मिलता है तो उससे हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज के इतिहास को जान पाते हैं। और वर्ष की गणना कैसे की जाती है,
तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, और गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी कौन है? तो यमुना है। राजा और रानी का नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखा जाता था, जिसे क्या कहते हैं? कारतूस कहते हैं। ठीक है, और अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी कहाँ से मिली है? तो उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। तो ये थे कुछ शॉर्ट समरी मैंने जो आपको फर्स्ट चैप्टर की बताई। अब चलते सेकंड चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं। हाँ, बीच में मैं कुछ पॉइंट को बोलूंगी जो आप इसे नोट कर लेना, मैंने इसमें हाईलाइट भी कर दूंगी, तो आप इसको देखते हुए नोट्स बनाने की कोशिश करना। सबसे पहले देखते हैं, तुषार है, एक बालक है तुषार, जो एक यात्रा के बारे में इसमें चर्चा कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? तुषार ने अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। कब कह रहा है ये? 150 साल पहले। तो बस तो इनके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो लोग कैसे यात्रा करते होंगे? या यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता देते थे? ऐसी बात नहीं थी। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आरंभिक मानव की खोज। ये हमारा बुक का शीर्षक है, उसके बारे में देखते हैं क्या कहा गया। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, जिसके यहाँ लोहा का काम होता है तो लोहार है, जिसके यहाँ गोल्ड का वर्क हो गया तो उसे बोलते हैं वो सुनार है, जिसके यहाँ कोई किसान वगैरह टाइप का तो किसान है। इस तरीके से बात ये सब करते थे और उसको उस नाम से हम लोग पुकारते थे। तो आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के उन्हें कई कारण थे। जी हाँ, क्योंकि जब वो एक जगह रहते थे, अगर चिड़िया, मछलियां, फल फूल आदि वो खाना शुरू करते तो नष्ट हो जाता था, तो फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने भोजन की, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए। उसमें देखते हैं यहाँ पे कई सारे कारणों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखते हैं पहला कारण क्या है, यह कि वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मुख्य क्या था उसमें? भोजन। इस चैप्टर का नाम ही है आखेटक, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। तीसरा कारण क्या था? यह कि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, और चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता है, और झील, पानी, झरने तथा नदियों में ही पानी मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे आया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखते हैं क्या है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है कि जैसे हम लोग इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है? स्रोत विधि होती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से इनके बारे में हमें जानकारी भी मिली है। तो अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, देखिए मुट्ठे वर्ड आया है, क्या है ये? छोटे हथियार में जो मुट्ठे लगाते हैं आजकल, लकड़ी का जो डंडा बना होता है उसे कहते हैं।
मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में भी किया जाता था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ। देखिए यहाँ पे दो चीज है। यहाँ पे क्या है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में इंसान के खाने योग्य जड़ों की खोदने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको खोदा जा रहा है, इससे नोकीली चीज से, ये नोकीली पॉइंट है, इसे खोदने में आसानी होती है। और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखिए इसे होल करके फिर धागा निकाल करके इसे सिलने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। जी हाँ दोस्तों, हर जगह वो रह नहीं सकते थे क्योंकि वो आदिवासी टाइप से जिंदगी जीते थे। तो यहाँ पे देखते हैं मानचित्र है, थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मानचित्र पर। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ये देखिए मेहरगढ़ है, कहाँ ये उत्तर हो गया आपका, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ कहाँ है, पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, बुढ़झोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे देखिए भीमबेटका कहाँ है, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, जो दो नदी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पे है। ठीक है, कोलडीबा कहाँ है, महागड्ढा, कोलडीबा महागड्ढा। चिरान कहाँ है, तो बिहार में है ये। ठीक है, दाऊजली हेडिंग कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी की घाटी पे दाऊजली हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुरनूर की गुफाएं देखिए, हुंस की, कृष्णा नदी, इमामगांव, और यहाँ से बहुत जितने सारे ये चीज लाल लाल जो किए गए हैं त्रिकोण, ये सब चीजें से बहुत सारे स्रोत मिले हैं जिसके हमें बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त होती है। ब्रह्मगिरी देखिए, पोयमपल्ली, ये कहाँ है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, कुल्लूर। तो अब चलते थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये संकेत पूरा स्थल का है त्रिकोण वाला, तो कुरनूल हो गया, हुंसकी हो गया, भीमबेटका हो गया, और बस 3 यहाँ पे दिया गया है किसका, पूरा पाषाणिक स्थल। क्या है, कुरनूल की गुफाएं, ये हुंसकी और भीमबेटका। इसका क्या है, जो ये रेक्टेंगल में क्या है, नव पाषाण पूरा स्थल है। इसे देखते क्या है, पोयमपल्ली, हुल्लूर, उसके बाद क्या है, कोलडीबा, महागड्ढा, चिरान, दाऊजली हेडिंग, मेहरगढ़, बुढ़झोम। ये सारे क्या है, नव पाषाणिक पूरा स्थल है। सर्कल में क्या है, महापाषाणिक पूरा स्थल। ब्रह्मगिरी क्या है, आदि चिल्लू, उसके बाद क्या है, बस 2 चीज यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्या, आधुनिक नगर क्या है, देखते हैं स्टार में कौन कौन आधुनिक नगर है। कोलकाता, मुंबई, बस 2 ही आधुनिक नगर बनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्या है पॉइंट, सो देखते हैं। भीमबेटका के बारे में जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ये भी एक कारण था उनके भ्रमण का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, पुराना जो अभी हमारा मध्य प्रदेश है उसके बारे में कह रहा है कि भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका क्या है, आधुनिक मध्य प्रदेश है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों को ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग बारिश, धूप, हवाओं आदि से राहत मिलती थी। अब थोड़ा सा इस चित्र के बारे में देखते हैं, शैल चित्र कला। इससे हमें क्या पता चलता है, एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछों की दीवारों पर चित्र मिले। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हिरण भागता हुआ और ये जो खेटक है उसे पकड़ते हुए चित्र को बनाया गया है। ठीक है, अब चलते यहाँ पे बढ़ते हैं कुछ और। पूरा स्थल किसे कहते हैं? क्या एक पॉइंट आया है, पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो इसे पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप उसे नोट कर लेंगे। देखिए, आरंभ में औजार का निर्माण कैसे होता था? तो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से किया जाता था। गुटिका क्या है? तो एक प्रकार का ये प्राकृतिक पत्थर है। ठीक है, आगे हमें मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर रखा है तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। जिस स्थान पर मानव पत्थर के औजार का निर्माण करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उद्योग स्थल कहते हैं। क्यों उद्योग स्थल कहते हैं? क्योंकि वहां पे निर्माण होने का कार्यक्रम चलता था। जिस स्थान पर लंबे समय तक लोग निवास करते थे उसे कौन सा स्थल कहा जाता था? तो आवासीय पूरा स्थल कहा जाता था।
प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिली है जो नर्मदा घाटी के तट पे है। पत्थर के औजार बनाने के दो तरीके क्या थे? एक था पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा था दबाव सल्क विधि। ठीक है। कुरनूल की गुफाओं के किससे अवशेष मिले हैं? तो राख के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश ये भीमबेटका आवासीय पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पुरास्थल क्या है? वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, उसे पुरास्थल कहा जाता था। अब चलते यहां से देखते हैं क्या है। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब देखते हैं आग की खोज कब हुई थी। मानचित्र 2 में हमने देखा है कि कुरनूल की गुफाओं वहां पे दिया गया है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, हर जगह से कुछ न कुछ अवशेष मिले, तो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप इसे देखते हुए नोट कर लेना। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? यहाँ पे बहुत सारा ये क्वेश्चन आया कि आज हम आग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हर जगह देखेंगे गैस सिलेंडर, इंडक्शन वगैरह सब चीज यूज हो रहा है, तो आप इसे सोचेंगे। लेकिन पहले उससे हम लोग पढ़ते हैं नाम और तिथियां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने, यहाँ से VVI क्वेश्चन है। एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बुक होता है थ्योरेटिकल रीडिंग के लिए। यहाँ देखते हैं क्या है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विकों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन, और पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। ठीक है, पुरापाषाण मीन्स क्या हो गया? पुरा मीन्स पुराना और पाषाण मीन्स पत्थर। ठीक है, तो ये हो गया पुरापाषाण यानी पत्थरों से बना। पुरापाषाण काल लगभग कब से कब तक था? तो 20 लाख साल से पहले 12,000 साल के दौरान। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% घटना इसी काल में घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मैथोलिथ कहा गया। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे क्या कहा गया है? तो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार बहुत छोटे थे तथा इनको माइक्रोलिथ कहा गया। देखिए क्या है, 20 लाख से 12,000 क्या है? कौन सा काल? मेसोलिथ। 12 से 10 माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगने, हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले भी औजार मिलने लगे थे। ठीक है, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से लेकर अभी तक है। नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थान के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेकों नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में इसके नाम क्या रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट। देखिए, लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया में जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ था। इस जलवायु परिवर्तन के कारण घास वाले मैदान का विकास हुआ और मछली लोगों के भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। मानव इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, जो भी हमने पढ़ा उस ऊपर बॉक्स में। क्या है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। पुरापाषाण अर्थ प्राचीन पत्थर होता है, जो लगभग 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष तक पुरापाषाण काल की अवधि मानी गई है। मानव इतिहास की 99% घटनाएं कहाँ हो गई है? तो पुरापाषाण काल में ही हो गई है। मध्यपाषाण काल की अवधि 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच मानी जाती है। और क्या है, इसी काल में क्या होता है, प्राय छोटे छोटे औजार भी बनने लगे थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया इसी कारण से। नवपाषाण युग काल 10,000 से लेकर पहले अभी तक माना जाता है। ठीक है, 10,000 पहले से लेकर अभी तक। हुम्स की क्या है, आगे साथ मिलेगा हमको, अभी नहीं मिला है। अब चलिए पढ़ते हम लोग आगे का टॉपिक देखते क्या है। अभी मैंने अपने शॉर्ट लाइन में बताया कि जलवायु परिवर्तन कब हुआ था, लगभग 12,000 साल पहले। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी।
इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लग गए हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। अभी हमने बताया, अब देखते खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही वह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए और इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वो कुत्ता, ठीक है, कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों का आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह वो धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? अब चलते बसने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या लाइन टॉपिक बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते थे। इनकी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के लिए देखते हैं, आमतौर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती या होती ही नहीं थी। लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उन्हें उसे उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग क्या होते, छोटे होते थे। ठीक है, ये होते हैं भी। अब देखते इन दांतों को देखो, इनमें कौन सी जंगली सुअर है और कौन सा पालतू सुअर। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं। उस तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नवीन शैली के पास। अनाज से उपयोगी है, देखते हैं क्या है ये। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसल की पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है। अनाज और भोजन के बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना होता है। इसलिए इसे लोग इसके भंडारण की बात सोचने पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद दिया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते हैं उनका प्रयोग करते होंगे? उनके जवाब का कारण बताओ। अब यहाँ देखते हैं जानवर। चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन पौधे के भंडारण का एक तरीका भी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें और क्या क्या मिल सकता है? अनाज जानवरों के उपयोग कैसे होता है, ये सोचेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। आओ जानते हैं आरंभिक कृषकों के और पशुपालकों के बारे में। मानचित्र 2 में हमने देखा कि क्या कोई नीले वर्ग दिख रहे थे? जी हाँ, दिखे हैं। इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाती थी जहां पुरातत्वविदों ने शुरुआत की। कृषकों और पशुपालन में होने के साथ
साक्ष्य मिले ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है, जो पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्देश स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक ने खुदाई से मिले पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष से ऐसा लगता है कि गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए हो। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या अस्थायी जीवन की ओर। ये तो था हमारा भोजन से संबंधित। अब आ गया टॉपिक क्या अस्थायी जीवन की ओर। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे भुर्जों, वर्तमान में कहाँ है, कश्मीर में, कि लोग गड्ढे के नीचे रहते थे, जिसे गर्तवास कहा गया है। जमीन के अंदर घर बना हो और वहां लोग रहते थे, इसे क्या कहते हैं, गर्तवास कहते हैं। इससे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार अंदर के घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्त का चित्र बनाइए और हमें भेजिए कमेंट में पीडीएफ बना करके। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे जगह जो पूरा पाषाण युग उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग में नवपाषाण युग माना गया है। इसमें भी औजार भी है जिसकी धार को और अधिक पौना करने के लिए उन पर पॉलिश लगाई जा सकती है। अखिलेश और मसूली का प्रयोग ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त एवं अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उस तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक और यहाँ पे टॉपिक है, नवपाषाण युग के पुरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए, धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने, चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब बाहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था आहार का। और इसके साथ साथ अब वो लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो ये परिवर्तन जो दिया गया कि क्या आप तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा जा सकता है। यहाँ पे देखते, ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ जहाँ कई जगह स्त्री पुरुष मिलकर शिकार और भोजन संग्रह करते थे, वही अन्य लोग हजारों सालों से धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक भी बदल बदल के अपनी आजीविका चलाया करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में देखिए, कैसे चौकोर मकान बना हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु उसके बारे में बताया जा रहा है। मेहरगुंडलुडु जो हम लोगों ने पढ़ा पूर्वी पाकिस्तान में, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो भेड़ बकरी को पालना और जौ गेहूं को उगाना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो मेहरगढ़ पे हुआ। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थान बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली है। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों के भी तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के भी विशेष मिले हैं। ये मेहरगढ़ का घर देखिए चौकोर और आयताकार है और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे भंडारण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी भंडारण है। इस तरीके से होते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवित होता है लोग, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। ठीक है, मेहरगढ़ के टाइम में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया हो। देखिए यहाँ पे मृतक के साथ साथ जानवर को भी दफनाया गया है। ठीक है, कंकाल को पहचान सकते हो? आई थिंक नहीं, लेकिन देखकर तो हम लोग बता सकते हैं, सिर्फ देख करके। अब फ्रांस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्या है, फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी की गई।
अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। इनमें कई जानवर के चित्र है। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गोंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक, इन रंगों को लॉ एक्स और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे चैप्टर से। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कुछ, बस लास्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा और आप हमें नोट्स बनाना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो सेक्शन कैसा लगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। @सक्सेसरा से सर्च करके आपको मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी शॉर्ट समरी के रूप में। अब देखते, एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। ठीक है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग, ठीक है, तुर्की में है, जहां दूर दराज स्थान से कई चीजें लाई जाती थी जिसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया था चकमक पत्थर, ठीक है, लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपिया। तो चकमक पत्थर कहां से लाया गया? सीरिया से लाया गया। कौड़िया कहां से? लाल सागर से। और सीपिया भूमध्य सागर से। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर यहाँ वहां जाया करते थे। ठीक है, ये थे कुछ इस चैप्टर से शब्द। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग और कब। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 2 को पढ़ा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको इसकी शॉर्ट समरी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। और क्लास 6 की हिस्ट्री है, ये सिविक्स और ज्योग्राफी की वीडियो बन रखी है, आप उसके प्लेलिस्ट से आप उसे ले सकते हो। तो ये था हमारा आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन के उत्पादक तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।